Hi everyone, this is जेश केशरवानी and welcome to my YouTube channel। आज मैं आपको इस पूरे दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जो कि है एलॉन मस्क और सेकंड नंबर में आते हैं इंडिया के अडानी साहब। सो वर्ल्ड में जो सबसे टॉप में है वो है एलॉन मस्क और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अडानी साहब जो कि सेकंड नंबर में आते हैं उनसे इंटू 2 है। मतलब जितनी प्रॉपर्टी अडानी साहब के पास है उसका ठीक डबल एलॉन मस्क के पास है। सो एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि एलॉन मस्क तुम ऐसा कोई एक सक्सेस वो बता सकते हो कि हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं, तुम्हारे सक्सेस का राज, तुम्हारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, ये तुम हमें बता सकते हो। तो एलॉन मस्क ने कहा कि मेरा एक ही सीक्रेट है सक्सेस का, मैं एक पेपर और एक पेन लेता हूँ और नेक्स्ट 10 इयर्स में मुझे क्या करना है वो मैं उस पेपर में लिख लेता हूँ। तो सब लोग ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान बात है, ये तो सब करते हैं, हर अगले 10 साल में हमें क्या चाहिए, हम क्या प्लान कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए, वो तो सब पेपर में लिखते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एलॉन मस्क ने कहा कि ये बात तो थी बट इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं लिख तो लेता हूँ कि नेक्स्ट 10 इयर्स में मुझे करना क्या है, मैं क्या प्लान करके रखूँ नेक्स्ट 10 इयर्स का, मैं एक पेपर में उतार लेता हूँ, बट वो उतारने के बाद मैं ये प्लान करता हूँ कि वो सारे गोल्स मैं 1 साल में कैसे करूँ। 10 साल के लिए तो कोई भी कर सकता है बट मैं फिर सोचता हूँ कि उस पूरे टू डू लिस्ट को मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, और यही है मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो एलॉन मस्क ये भी कहते हैं कि हमें टाइम लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि वो टू डू लिस्ट बनाते हैं नेक्स्ट 10 इयर्स का एंड आफ्टर दैट वो प्लान करते कि मैं उस 10 इयर्स के टू डू लिस्ट को 1 साल में कैसे कंप्लीट करूँ। सो टाइम आपको एक बॉन्डिंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलॉन मस्क का जो डिटर्मिनेशन है ना, एकदम पागल है वो अपने काम के लिए कि मुझे वो चीज़ करना ही है। उन्होंने जब कोई अभी जो कंपनी चला रहे स्पेसएक्स, उन्होंने घाटे की कंपनी को बहुत बड़े मुनाफे की कंपनी बना ली। तो सोचिए उनका डिटर्मिनेशन कितना ज़्यादा है। और वो एक बात ये भी हमें सिखाते हैं, शॉर्ट टाइम डेडलाइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब आप अपना प्लानिंग करेंगे कि मैं अपने घर की सफाई 6 महीने बाद करूँगी या 6 महीने तक के मैं कंप्लीट कर लूँगी अपने पूरे घर की सफाई, बट अगर आप वही चीज़ सोचें कि मैं ये जो 6 महीने का काम है मैं अगले 1 महीने में करूँगी या 1 हफ्ते में करूँगी तो आप वो कर लेंगे। बट अगर आप सोचेंगे कि आप 6 महीने में करेंगे वो काम तो आपको 6 महीने ही लग जाएंगे। सो आपको शॉर्ट टाइम डेडलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं ये काम 6 महीने में करूँगा तो आपको 6 महीना लग जाता है। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने घर की सफाई 1 महीने में ही क्यों ना कर लूँ तो वो 1 महीने में हो जाएगी। बस बात है तो आपको एक टाइम की डेडलाइन बनाना। एलॉन मस्क को 2018 में 50,000 टेस्ला कार्स का ऑर्डर आया, 50,000, और ये इतनी बड़ी डिलीवरी एक कंपनी के लिए करना 3 महीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि ये इजी काम नहीं है कि आप उसको ऐसे ही कर लें 3 महीने, वो भी शॉर्ट टाइम। बट एलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, हम ये काम ज़रूर करेंगे, और 3 महीने सिर्फ 3 मंथ्स उन्होंने लिए और इस पूरे 50,000 कार्स की डिलीवरी उन्होंने की। 50,000 कार्स उन्होंने 3 मंथ्स में कंप्लीट किए, क्योंकि उनका जो डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना ही है, वो कर लेते हैं। और टेस्ला की सबसे खास बात ये है कि टेस्ला में अगर आपको जॉब चाहिए ना तो उसके लिए आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं जिसमें हमको एक पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा जॉब उसमें लग सकता है। बट टेस्ला, उसमें आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है अगर आप टेस्ला कंपनी में जॉब चाहते हैं तो। क्योंकि एलन मस्क का मानना है कि ये जो स्कूल्स की जो पढ़ाई रहती है ना, ये सब आपको कुछ नहीं सिखा सकती।
जब आप सड़कों में ठोकर खाते हैं उसी से ही आपको असली सीख मिलती है कि आगे जीवन में कैसे जाना है। और एलॉन मस्क एक क्विक डिसीजन मेकिंग इंसान है। क्विक डिसीजन, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आई है, कुछ भी है, क्विक डिसीजन करते हो। एक बार हुआ कि उनकी जो टेस्ला की फैक्ट्री थी वहाँ पास में कार मेकिंग प्रोडक्ट्स में एक टूल था जो कि खराब हो गया था। तो उन्होंने कॉल किया। वो टूल सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में फ्रांस में ही बनता था। तो एलॉन मस्क ने कॉल किया फ्रांस में कि मुझे ये टूल की ज़रूरत है, ऐसे में मेरा काम बहुत रुक जा रहा है पूरा। तो उनको वहाँ से ये चीज़ आया रिप्लाई कि आप अभी ऑर्डर डाल दीजिए, हम आपके पास में ये टूल एटलीस्ट 3-4 दिन में भिजवा देंगे। पर एलॉन मस्क क्विक डिसीजन मेकर, उन्होंने सोचा कि 3-4 दिन, इतने दिन में तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं 3-4 दिन में कितने काम कंप्लीट कर सकता हूँ। तो एलॉन मस्क ने किया कि खुद की प्राइवेट जेट ली और तुरंत निकल गए टूल लेने के लिए फ्रांस, और शाम तक के टूल लेकर के वापस आ गए। तो उनसे ये चीज़ बहुत अच्छी सीखनी कि हमको कोई भी, हम जब परेशानी में रहे, कोई भी प्रॉब्लम सामने रहे, तो हमको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। हम क्विकली डिसीजन ले सके, हम तुरंत डिसाइड कर सके कि हाँ हमें अभी ये करना चाहिए। एलॉन मस्क के डिक्शनरी में आई कांट वर्ड तो है ही नहीं। ऐसी कोई भी उनके पास जितनी डिक्शनरी होगी ना, आई कांट और इम्पॉसिबल, ये 2 वर्ड्स तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। ये चीज़ आप सोचिए कि गवर्नमेंट रॉकेट्स छोड़ती है, वो तो बहुत ही नॉर्मल बात है कि हाँ हर कंट्री की गवर्नमेंट्स छोड़ती ही है रॉकेट्स ऊपर, बट एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट छोड़ने जा रही है, कितनी शानदार बात है। 2006 की ये बात है। वहाँ पे यूएस का एक गवर्नमेंट प्लान था रॉकेट को ऊपर भेजने का, और सेम टाइम पे ही एलॉन मस्क की कंपनी भी रॉकेट को सेंड करने वाली थी ऊपर। तो दोनों की जो डेट्स थी वो क्लैश हो जा रही थी, सेम डेट्स पे पड़ जा रही थी। तो यूएस की गवर्नमेंट आई एलॉन मस्क के पास एंड उनको कही कि सर देखिए, हमारी गवर्नमेंट प्लान है, हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे, तो पहले आप हमें इसे कर लेने दीजिए एक्सप्लोर, और उसके बाद में फिर आप इसे ऊपर सेंड कर सकते हैं। एलॉन मस्क ने तुरंत डिसाइड किया और सोचा कि मेरे को तो सेम डेट पे ही करना है, और किया उन्होंने ये कि पैसिफिक आइलैंड्स गए। तुरंत एलॉन मस्क गए पैसिफिक आइलैंड्स और वहाँ से परमिशन लेकर के आ गए कि हाँ मैं ये रॉकेट को पैसिफिक आइलैंड से भेजूंगा ऊपर, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट मना कर रही थी कि पहले हमको अपना रॉकेट ऊपर भेजने दो, फिर आप अपना भेज लेना। पर एलॉन मस्क को अपना काम कंप्लीट करना था, वो इतना वेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट की डेट से पहले की डेट ली और पैसिफिक आइलैंड चले गए। यूएस ने मना किया, पैसिफिक आइलैंड गए, वहां से परमिशन लाई और उन्होंने वहां से रॉकेट भेज दी और सक्सेसफुल हो गए। और एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, हम ऐसे सोचते हैं कि ये छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, बट बिल्कुल नहीं। आप जितने बिलियनर मिलियनर देखते हैं, जितने करोड़पति देखते हैं, वो सब के सब स्मॉल थिंग्स सीरियसली लेते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इलेक्ट्रिक कार काफ़ी टाइम पहले ही आ चुकी है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में पेट्रोलियम्स रहते हैं, पेट्रोल पंप्स रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट के अच्छे पंप्स रहते हैं। तो वहाँ पास में एक चार्जिंग पॉइंट की जगह थी जहाँ पे सारे चार्जिंग पॉइंट फुल थे, और वहाँ का एक रूल है कि अगर आपका चार्जिंग हो गया है कार, तो आपको इस कार को तुरंत यहाँ से हटाना है, ये कंपलसरी। अगर आपकी कार फुल्ली चार्ज हो चुकी है तो आपको अपनी कार को वापस ले जाना है। तो एक लड़का आया वहाँ पे, उसको अपनी कार को अर्जेंट था करना चार्ज। वो देखा सारे के सारे चार्जिंग पॉइंट फुल है और सारे के सारे कार फुल्ली चार्ज हो चुके हैं, बट यहाँ पे उस कार के मालिक ही नहीं है। उस लड़के को बहुत गुस्सा है, उसको एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था। उसने क्या किया, उस जगह की वीडियो बनाई और उसने ट्वीट की कि ये कैसे इडियट लोग हैं जिनकी कार फुल्ली चार्ज हो चुकी है बट और स्टिल अपनी कार को चार्जिंग में यहाँ पे लगा के पता नहीं कहाँ गए हुए।
एलॉन मस्क ने जैसे ही ये ट्वीट देखा, विद इन 5 मिनट के अंदर उन्होंने बोर्ड मीटिंग बैठा ली और ये डिसाइड किया कि अगर किसी की भी कार वहाँ पे चार्ज हो रही है और अगर फुल्ली चार्ज हो गई है तो पर मिनट का $0.40 पे करना होगा पर मिनट का। और ये डिसीजन एलॉन मस्क ने किया क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। कोई भी आता था अपनी कार को लगा के गायब, और कार वहाँ पे चार्ज कंप्लीट हो चुकी, जिनको ज़रूरत है वो नहीं कर पा रहे अपने चार्ज। इतनी सारी मिलियन ऑफ क्वालिटीज़ है एलॉन मस्क के अंदर, तो कैसे उनको वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज़, और हमें भी आज कितनी सारी क्वालिटीज़ इनसे सीखने को मिली, जैसे कि हमें क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, अपने किसी भी काम को एक शॉर्ट टाइम डेडलाइन बनानी चाहिए। सबसे खास बात जो सीखने को मिली हमें वो है कि हमें छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो आपने भी सुनी होगी, हाथी कभी किसी को काटने नहीं आता पर मच्छर काटता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयेश केशरवानी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आपके काम आधे रह जा रहे होंगे, कंप्लीट तो नहीं हुए होंगे, और बहुत सारे काम आपके होंगे जो कि पेंडिंग होंगे, जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आपकी नींद भी पूरी ख़राब हो चुकी होगी। आज के मेरे इस वीडियो को अगर आप कम्प्लीटली पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद आपको रात की नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, सुकून वाली आएगी, और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा काम कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि हमने कभी अपने डे को परफेक्टली प्लान नहीं किया। कब हमें क्या चीज़ करना चाहिए या हमने कभी प्लान ही नहीं किया, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया। इस वजह से आधे काम हो पाए और आधे नहीं हो पाए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज के बाद आपको बनाना है टू डू लिस्ट, जिसके बाद आपका सारे काम कंप्लीट होंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। तो आज के बाद तो आपको नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो हमको बनाना है टू डू लिस्ट। अब ये क्या होता है? ये लिस्ट ऐसा लिस्ट है कि हम जिस लिस्ट में अपने पूरे डे को प्लान करेंगे। और एक चीज़ और, अगर हम अपने एक दिन को भी खुद से प्लान नहीं कर सकते तो हम ये चीज़ कैसे सोच सकते हैं कि हमारी आगे आने वाली लाइफ जितने भी ईयर्स की रहेगी वो हम खुद प्लान कर पाए। तो आपको अपना फर्स्ट डे आज ही से अपना डे को प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें ये टू डू लिस्ट बनानी कब चाहिए। तो हमें जैसे अगर कल के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनानी है तो हमें उसे एक रात पहले ही बना लेनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे कल ये काम कंप्लीट हो जाए, वो काम कंप्लीट हो जाए, तो मुझे आज रात में ही वो काम को पूरा एक पेज में अच्छे से सेटअप कर लेना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये टू डू लिस्ट बनानी क्यों चाहिए। तो हमें ये टू डू लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए ताकि हमारा डे स्ट्रेस लेस रहे और हमें बिल्कुल भी टेंशन ना रहे किसी भी चीज़ की, क्योंकि हम सबके पास में ओनली 24 आवर्स रहता है पर डे, और हमें जो कुछ भी करना है उसी 24 आवर्स में ही करना है। और लास्ट पॉइंट आता है ये कि हमें ये टू डू लिस्ट बनानी कैसे है। हमें अपनी टू डू लिस्ट कुछ 4 बेसिक पॉइंट्स पे बनानी है, जो कि डिपेंड करती है हमारे अर्जेंसीज और हमारे बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटीज़ के ऊपर। तो हमारे पास दिन भर में काफ़ी ज़्यादा टाइम वो रहते हैं काम, कि हमें ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, पर हमारा जो टू डू लिस्ट बनेगा उसमें हम ये सारे काम को परफेक्टली सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं, बट मैं आज आपको जो मेथड बता रही हूँ वो सबसे ज़्यादा ईजी और इफ़ेक्टिव है। वो है ABC मेथड। ABC, अब ये क्या है? नहीं, हमें ABCD नहीं पढ़नी है। ये है कि हमें अपने काम को A, B and C क्राइटेरिया में बांटना है। ओके, सो हमारे A कैटेगरी में उस टाइप के काम आएंगे जो कि अर्जेंट भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। जैसे कि हमें अगर किसी के बिल्स पे करने हैं, या फिर हमारी स्कूल की फीस पे करनी है, या फिर कुछ किसी को पेमेंट देना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे अर्जेंट काम हमारे A ब्लॉक में आएंगे। अब बारी है B ब्लॉक की। तो B ब्लॉक में ऐसे काम आएंगे
जो कि इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। मतलब कि हमारा ए काम ऐसा रहता है, ए ब्लॉक वाला काम ऐसा रहेगा जो कि अर्जेंट है, हमें वो फर्स्ट डे ही करना ही है। बी फाइल का जो काम रहेगा वो रहेगा कि वो इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, उसे भी हमें करना ही है, बट अगर वो नहीं भी हुआ तो चल जाएगा। ऐसे काम जैसे कि हमें ग्रोसरी खरीदनी है, या हमारे घर में सब्जी खत्म होने वाली, या कुछ उस चीज़ें जो कि हमें लानी तो है या करनी तो है बट अर्जेंट नहीं है, वो चल जाएगी, 1-2 दिन अगर बाद हम कर लेंगे तो। सी फाइल में ऐसे काम आते हैं जो कि बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है और उसे करना है बस हमें, वो ना कि अर्जेंट है और ना कि इम्पोर्टेंट है, बट वो काम को हमें कंप्लीट आज नहीं तो कल करना ही है। तो उसमें हमारे कुछ कुछ काम आते हैं, जैसे कि हमारा अगर रूम फैला हुआ है या हमारे कपड़े पूरे फैले हुए, हमें डांट पड़ सकती है अपने पेरेंट्स से, तो उस टाइप के काम हमारे आते हैं सी ब्लॉक पे। अब जब हमने ये तीनों ए बी सी हमने बना लिए टू डू लिस्ट, तो अब बारी है इसे फॉलो करने की। तो हम इसे फॉलो कैसे कर सकते हैं? हमें इसे फॉलो करना है कि सबसे पहले जब हमारी मॉर्निंग हो तो हम पहले ए ब्लॉक का लिस्ट को अच्छे से देखें, ए ब्लॉक के लिस्ट पे पूरा दिन काम करें, और अगर उसके ए ब्लॉक के काम कंप्लीट हो जाते हैं पहले, चाहे वो दोपहर में हो जाए या सुबह 11-12 बजे तक के भी हो जाते हैं, तो हम अपनी बी फाइल के काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बी फाइल के काम जिसमें हमारे सिर्फ इम्पोर्टेंट काम है, ना कि अर्जेंट। ए में हमारे अर्जेंट काम हो गए, अब हम बी का काम कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बी के भी जब हमारे काम हो जाते तो सी तो एवी है, अगर हम उसे चाहें तो कर सकते हैं, और हमारे पास टाइम बचा ही है कितना, तो हम सी काम को अब करना शुरू कर सकते हैं और शाम में फिर हम चिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काम ए बी सी क्राइटेरिया से अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं और हमें अपना पता चल चुका है कि हमारा अर्जेंट काम परफेक्टली हो चुका है, इम्पोर्टेंट काम भी परफेक्टली हो चुका है, और जो ओके काम था वो भी परफेक्टली हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें ये टू डू लिस्ट सोने से पहले क्यों बनानी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये टू डू लिस्ट सोने से पहले इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि हमारे माइंड में काफ़ी सारे टेंशन रहते हैं और हम सोचते हैं कि यार हम आज ये काम नहीं कर पाए, हम ये काम कल करेंगे, ये काम भी कल कर लेंगे, और ये काम नहीं हो पाए ये भी हम कल करेंगे। ओके, अब हम सो गए, सुबह जब उठे तो पूरा ब्लैंक, टेंशन में सोए थे, सुबह उठे, मॉर्निंग में अच्छी नहीं हुई और पूरा टेंशन से माइंड भरा है कि हमारा ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया, और हम आधे को तो भूल गए। तो अगर हम टू डू लिस्ट सोने से पहले बना लिए रहेंगे तो हमें हर चीज़ याद रहेगी, हम उस पर परफेक्टली लिख ले रहेंगे कि ये हमारा अर्जेंट है, हमें ये ए फाइल में लिखनी है, यह हमारा इम्पोर्टेंट काम है तो हमें ये बी फाइल में लिखना है, और ये काम अगर नहीं भी होएगा तो ये हमारा सी फाइल में लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार आपके सारे काम आपके सामने रहेंगे, आपके पेज में रहेंगे, और इस पेज को अगर आप अपने टेबल पे अपने सामने अपने साथ ही रखें तो बेस्ट है, क्योंकि आपका सारा काम उसे दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन आपने उसे प्लान किया है। हेलो एवरीवन, मैं जेश केशरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो अगर हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है तो ये हमारा अहम है, पर अगर हमें लगता है कि दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती या सबको हमारी ज़रूरत है तो ये हमारा वहम है। तो ये बात एक लड़के की, वो लड़का उस पूरी सिटी का सबसे बेस्ट रनर बनना चाहता था, सबसे बेस्ट रेसर बनना चाहता था, वो सबसे तेज़ दौड़ना चाहता था, और वो इतनी मेहनत करता है कि जो भी करंट अभी हो रहे रहते हैं प्रोग्राम्स या फिर जो भी कंपटीशन चल रहे रहते हैं उन सब में वो पार्टिसिपेट करता है और कंटिन्यूसली वो जीत रहा रहता है। उसकी रेसिंग इतनी अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस कर करके कि वो हर रेस को जीतना शुरू कर देता है। तो वो बच्चा सिर्फ 12 साल का रहता है और उसका रेसिंग इतना अच्छा हो जाता है प्रैक्टिस कर करके कि उसे बहुत लोग जानने लग जाते हैं। कितने स्टेट टूर्नामेंट्स वो जीत लेता है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स वो जीत जाता है रेसिंग में। अब होता ही है कि उसी सिटी का एक चैरिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रखा जाता है।
जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे रहते, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स आ रहे रहते। तो एक प्रोफेसर वहाँ पे आते हैं जिन्हें बहुत हेड बनाया गया रहता है, वहाँ के चीफ गेस्ट वही रहते हैं। तो उनको वो चीफ गेस्ट बनाए रहते हैं और वो उनको सब बच्चों से मिलने का मौका दिया जाता है और सब बच्चों से बात करने का और कुछ क्वेश्चंस करने का मौका दिया जाता है। और पूरा जो चैरिटी का वो हुआ रहता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए रहते हैं उन लोग पूरा एक मेले टाइप का उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। खूब सारे रिचुअल्स, डांस, मतलब कि जो भी हम लोग के कल्चर के डांस रहते हैं वो सब चल रहे रहते हैं और इधर पे टूर्नामेंट चल रहे रहते हैं। तो रेस शुरू होती है और वो बच्चा इतने प्रैक्टिस में रहता है कि वो सबको हरा देता है और खुद जीत जाता है। वहाँ पे वो जीत जाता है, फर्स्ट आ जाता है। पर उस बच्चे के अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है और वो बच्चे के अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो वो स्टेज में चढ़ता है, माइक लेता है और बोलता है माइक में कि जो भी यहाँ पे है, जो मेरे से कंपटीशन करना चाहता है, मुझे हराना चाहता है, वो मेरे सामने आ सकता है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब दो बड़े बड़े युवा आ जाते हैं, यूथ के लोग दो दो आ जाते हैं। उसके बाद में रेस शुरू होती है और वो बच्चे इतनी प्रैक्टिस में रहते हैं कि उसका मुकाबला नहीं किया जा पा रहा रहता है और वो राउंड भी जीत जाता है। खूब तालियां बजती है, खूब उसका नाम होता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो जो चीफ गेस्ट बन के प्रोफेसर आए थे वो उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी सब यहाँ पे तारीफ कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा रेस दौड़ते हो, मैंने देखा भी, तुम विनर हो नो डाउट, पर मेरा एक काम है, तुम क्या कर सकते हो, मैं जो कहूँगा वो तुम कर सकते हो। तो वो लड़का कहता है कि जी आप जो बोलेंगे मैं वो करके दिखाऊंगा, आप बोलिए बस। तो प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मैं तुमको दो लोगों के साथ रेस करवाना चाहता हूँ और वो दोनों प्लेयर मेरे रहेंगे। वो बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोफेसर के दो प्लेयर्स आते हैं उनमें से एक रहते हैं अपंग, जो कि जिनके पैर नहीं रहते, और एक रहती है जो कि बहुत ओल्ड हो चुकी रहती है, एक बूढ़ी अम्मा रहती है। तो वो बच्चा कहते हैं कि मैं इनके साथ कैसे दौड़ूं, मैं तो 12 साल का हो रही है, मेरे कंपटीशन के भी नहीं लग रहे हैं, तो मैं इसमें दौड़ूं कैसे। तो चीफ गेस्ट कहते कि मैं चाहता हूँ ये रेस होए तो तुमको करना होगा। तो वो कहते कि ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैच शुरू होता है। जैसे ही विसल होता है वो बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है और वो दौड़ते दौड़ते फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है फर्स्ट। वो मुड़ के देखता है, कोई उसके लिए ताली नहीं बजा रहा है, वो जीत गया है फिर भी उसके लिए कोई ताली नहीं बज रही है। और वो मुड़ के देखते हैं तो जो चीफ गेस्ट के दोनों प्लेयर रहते हैं वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग लाइन में खड़े रहते हैं। अब वो जाता है चीफ गेस्ट के पास, कहता है कि प्रोफेसर ये दोनों दौड़े नहीं और कोई मेरे लिए क्लैप भी नहीं किया, ऐसा क्यों, मैं तो जीता हूँ ना अभी। तो उसे चीफ गेस्ट कहते हैं कि तुम फिर से ही राउंड करो, तुम फिर से ही रेस करो और इस बार तुम उन दोनों को अपने साथ लेकर के जाना। अब वो प्रोफेसर जैसा उन्होंने कहा था अब वो सेम वही करता है, उन दोनों का वो हाथ पकड़ता है और उनके साथ धीरे 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 चलते 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 फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है। जैसे ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है मुड़ के जब देखता है तो पूरा स्टेडियम उसके लिए क्लैप कर रहा रहता है, खूब जोर से शोर हो रहा रहता है, खूब हल्ला हो रहा रहता है, सब खुश हो जाते देख के। वो प्रोफेसर के पास आता है, कहता है कि सर जब मैं अकेले जीता किसी ने मुझे नहीं विश किया, मैं 3 बार सबके सामने जीत के दिखाया फिर भी कोई मेरे लिए ताली नहीं बजाए, पर अभी मैंने सिर्फ इन दोनों का हाथ पकड़ के धीरे धीरे गया फिनिशिंग लाइन तक, उसके बाद सब लोगों ने मेरे लिए ताली बजाया, सब बहुत खुश हुए। तो ये ताली मेरे लिए बज रही थी या क्यों बज रही है, मेरे को समझ नहीं आया। तो उसे प्रोफेसर बताते हैं कि ये ताली इसलिए बज रही है क्योंकि तुमने उन दोनों को अपने साथ लेकर चला और तुम तीनों एक साथ फिनिशिंग लाइन में पहुंचे, इसलिए ताली यहाँ पे बज रही है, इसलिए सब कोई बहुत खुश है। छोटी सी कहानी से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है, ये कि जब हम लाइफ के रेस में दौड़ रहे रहते हैं तो हमें पीछे मुड़ मुड़ कर लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आप आगे बढ़ गए और जब मुड़ करके देखे तो कोई आपके साथ खड़े होने के लिए भी ना हो। इसी प्रकार हमारे लाइफ की जो रेस रहती है, हम खूब मेहनत करते हैं, हम सब इंसान चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल रहे, हमारे पास धन दौलत हो, हम जो चाहते हैं हम वो कर सकें,
पर उसके लिए हमको एक चीज़ और करनी होगी, वो है लोगों को साथ लेके चलना। इस पूरे संसार में सब तरक्की करना चाहते हैं, पर कोई इस लाइफ की रेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात को याद नहीं रखता। वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता। और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ कि आप अपने लाइफ के लिए काम कर रहे पर आप अपने साथ में अपने साथ वालों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जब भी आप अपने लाइफ के रेस में दौड़ रहे हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा ऐसा काम ज़रूर करना कि जब आप मुड़ के देखो ना तो पूरे लोग आपके साथ रहें। ऐसा मत हो कि आप सक्सेसफुल हो गए और जब मुड़ के देखें तो कोई आपके लिए ताली बजाने के लिए भी ना हो। तो लोगों को अपने साथ लेके चलिए और इस लाइफ की रेस को अच्छे से समझिए। और एक बात और, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप अपने लाइफ के रेस में जीते या हारे, बट ये मैटर ज़रूर करता है कि आप उस लाइफ की रेस में खेले कैसे, आप भागे कैसे, आप दौड़े कैसे। और जब आप दौड़कर उस जगह में पहुंचे तो आपके साथ खड़े होने के लिए लोग हैं या नहीं। ज्ञान सबके पास है, बांटना है तो मुस्कान बांटिए। हमेशा सबकी मदद कीजिए और हंसते रहिए और लाइफ की रेस को अच्छे से सोच समझ के करिए। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं जेश केशरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो क्या ये चीज़ आपके हाथ में है कि आपकी परिस्थिति कैसे रहेगी? ये सब चीज़ भगवान तय करते कि कौन इंसान कैसी परिस्थिति से गुजरेगा, पर ये चीज़ हमारे हाथ में है कि कैसे गुजरेगा। भगवान सबके लिए तय करके रखते हैं कि वो इंसान उस परिस्थिति से गुजरेगा, ये इससे गुजरेगा, जो भी। पर ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हम उस परिस्थिति से कैसे गुजरते हैं। हजारों लीटर पानी हो, करोड़ों गैलन, 100 गैलन, 1000 गैलन, कितना पानी हो, पर वो पानी किसी भी समुद्री जहाज का 1 घंटा नहीं उखाड़ सकता। जब तक वो जहाज अपने अंदर में पानी को घुसने ना दे दे, तब तक चाहे वो 100 गैलन पानी हो, हजारों मीटर पानी हो, कितना भी लीटर पानी हो, वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक जहाज अलाउ ना करे कि हाँ तुम आओ, मुझे परेशान करो या तुम मेरे जहाज को डुबा दो। जिस प्रकार जहाज जब तक अलाउ ना करे तब तक कितना पानी क्यों ना हो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसी प्रकार आपका माइंड, जब तक कि आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स अगर आप घुसा ना लेना, तब तक आपका माइंड पॉजिटिव ही रहेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप किनकी बात सुन रहे हो। और अगर कोई आपको नेगेटिव बोल के भी जा रहा है या कोई आपके मन में नेगेटिव थॉट भरने का ट्राई भी कर रहा है, तो आप उसे अंदर घुसने मत दीजिए अपने माइंड के, क्योंकि वो आपके अंडर कंट्रोल है कि आप अपने माइंड में क्या घुसने दे रहे हैं। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, पर वो आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाते हैं या नेगेटिव थॉट्स की तरफ। और इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और मैं तो बोलती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में अप्रत्याशित हो रहा है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। कोई ना कोई पीछे से खेल कर रहा है, एक पावर, एक एनर्जी जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर आपके पीछे में वो है। जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रहा हो अप्रत्याशित, वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और अपना क्रेडिट लेना तो आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बात तो कम्प्लीटली तय है, कम्प्लीटली एग्रीड है कि एक पावर रहती सबके पीछे, एक एनर्जी रहती है जो कि उसे उस मुकाम तक पहुंचाती है। ये मत सोचिए कि मैं अपने वजह से वहां पहुंचा, बिल्कुल नहीं। जो भी अप्रत्याशित हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक पावर के बदौलत हो रहा है। क्योंकि जब आप क्रेडिट नहीं लेते हैं ना, और आपको ये बात पता रहती है कि वो पावर ही हमसे ये काम करवा रही है, तो उस दिन आप अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कर देंगे। अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कीजिए। आपको कोई भी चीज़ कितना भी बिलीव क्यों ना करवा दे, जब तक आपको अपने अंदर से बिलीव नहीं आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन उसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो भी चीज़ अप्रत्याशित हो रही है और उसके पीछे में जो पावर है ना, वो पावर भी इंसान को तब मिलती है जब उसको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या मांगता है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है या करना चाहता है।
क्योंकि तब तक वो पावर आपके पीछे नहीं आएगी जब तक आपको बिलीव हो जाए अपने ऊपर कि यस आई कैन डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है और बनना ही है। जो भी पावर आपके पीछे आ रही होगी ना, वो पावर भी तब आएगी जब उसे लगेगा कि यस, ये इंसान को खुद पर बिलीव है, इसने एक चीज ठान ली कि ये चीज करना ही है और ये अब इस मैदान को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो पावर भी आपके पीछे तभी आएगी और आपके साथ में अप्रत्याशित चीजें भी तभी होंगी जब आपको खुद पे बिलीव हो जाए और आप ये चीज ठान लो कि मुझे ये ट्रैक, मुझे ये मैदान से वापस पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, करना ही करना है आगे जाके। और एक बात आप अच्छे से समझ ली कि बस आप पीछे मत हटिएगा। लोगों की टेंडेंसी होती है आपको परेशान करने की, लोग तो आएंगे ही आपको परेशान करने, बोलने कुछ ना कुछ, पर वो आपके ऊपर है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत लूज करें या आप अपने ऊपर का बिलीव कभी भी ना कम करें। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक गांव रहता है जहाँ पे 100 घर रहते हैं एक साथ। अब उन 100 के 100 घरों में लाइट नहीं रहती है, फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा रहता है ना, सबकी लाइफ अच्छी चल रही रहती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई टकराता भी नहीं है कहीं भी। पर एक इंसान मार्केट चल दे कोई सिटी के और वहां से एक दिया और तेल ले आए और जला ले अपने घर में, और बाकी के 99 के 99 घर अंधेरे में डूबे रहे, उस दिन पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। उस दिन लोग आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं भी अपने घर से उठूं, सिटी जाऊं और एक दिया और वो तेल लेके आ जाऊं और अपने घर में भी उजाला कर लूं। अब तो लोगों के पास 2 ऑप्शन है। जब पूरे एक घर में आ गए दिया और बाकी के 99 घर अंधेरे में डूबे हैं, तो लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो 99 घर वाले सब जाएं और अपने लिए भी दिया लेकर के आ जाएं, या दूसरा ऑप्शन पहले वाले को बुझा दे। और लोग आपके साथ यही करते हैं क्योंकि वो 99 को वहां जाना मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, उसका ही बुझा दिया। सेम लोग आपके साथ करते हैं। खुद तो वो सक्सेस नहीं पा सकते, उन्हें जब पता रहता है तो वो आपको परेशान करना शुरू करते हैं, आपको जज करना शुरू करते हैं, आपके ऊपर चीजें उठाना शुरू करते हैं। और जब आप भी कोई न्यू बिजनेस सेट करने जाएंगे या नया काम करने जाएंगे, तो लोगों के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो आपको आके परेशान करें, और वो करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि लोग भले ही वो खुद आगे ना बढ़े पर अपने साथ वालों को आगे बढ़ने देना बिल्कुल नहीं चाहते। और ये जो नेचुरल पावर है ना, जो आपको पीछे से पुश करती, यस यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू अचीव दिस, तुमको ये चीज पानी है और करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पावर है, एक सुपर पावर है जो कि आपके पीछे में है, और वो ही आपको आगे लेकर के जाती है कि यस तुमको ये करना है। तो जब भी लाइफ में अप्रत्याशित हो ना, तो अपना क्रेडिट बिल्कुल मत लेना। ये चीज समझ जाने की पीछे से कोई तो खेल रहा है, और वो भी तभी खेलेगा आपके पीछे जब उसे ये चीज बिलीव हो जाए कि हाँ अब ये मैदान छोड़ के नहीं जाने वाला है, अब मेरे को इसकी हेल्प करनी होगी और इसे आगे बढ़ाना ही होगा। वो पावर भी आपके पीछे तभी भागेगी जब उस पावर को बिलीव हो जाएगा कि यस ये इंसान अब पीछे तो नहीं हटने वाला है। उस दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो हमेशा सफलता पाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए और अपने ऊपर बिलीव लाइए कि यस आई कैन डू दिस, मुझे ये करना ही है। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं जयेश केशरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो 2 दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है ब्रूनो और एक का नाम रहता है पैब्लो। ये दोनों बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं। इन दोनों के पास स्किल भी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। ये दोनों के पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रहती है, वो है जॉब। इनके पास में जॉब नहीं रहती है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं ये लोग। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे रहते हैं कि हम लोग को कहाँ जॉब मिल सकती है। तो एक न्यूज़ ऐड देखते हैं न्यूज़पेपर में। तो उनके जो गांव का एक जो सबसे पैसे वाला आदमी था ना, मेयर था, तो वो
ये ऐड छपवाता है न्यूज़पेपर में कि हमको काम करने वालों की ज़रूरत है और बाल्टी भर भर के लाना है और पर बाल्टी का हम 10 रुपये आपको देंगे, आप हमको पानी भर भर के ला के देते जाना। तो ये दोनों सोचते कि चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ पैसे हमारे पास भी आ जाएंगे और उनका काम भी हो जाएगा। अब ये दोनों दोस्त इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विल इज इम्पॉर्टेंट, पूरी दुनिया स्किल बिल्डिंग पे वर्क कर रही है। तो तुम ये लाइन कैसे कह सकते हो? तो मोहम्मद अली कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और जब मैं बॉक्सिंग लड़ रहा रहता हूँ बॉक्सिंग रिंग में, तब जब मेरा ओपोनेंट मुझे मुक्का मार के गिरा देता है ना जमीन में, तब उस समय मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा चुका है। पर जो मेरे अंदर की विल रहती है कि वो कहती कि मोहम्मद एक बार और, मेरे अंदर की स्किल ने मुझे गिरा देती है जब मुझे ओपोनेंट मेरा मुक्का मार देता है। तो पर जो मेरे अंदर की विल रहती है ना, वो कहती कि मोहम्मद एक बार और उठ और खेल। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्किल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विल इज इम्पॉर्टेंट। तो जब प्रीस्ट ने ये बात कही ना अपने टाइम में, तो उस समय एक लड़का था वहां पे। अब सब हो गया, सेशन कंप्लीट हो गया, सब वापस जा रहे थे अपने घर। तो एक लड़का लंगड़ाते हुए उस प्रीस्ट के पास आया। तो वो पोलियो ग्रस्त रहता है, राइट लेग में उसके पोलियो रहता है। वो लंगड़ाते लंगड़ाते प्रीस्ट के पास जाता रहता है। प्रीस्ट को वो कहता है कि सर, आपने कहा कि अगर हमारे अंदर चावल जितना बड़ा भी आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो हम इस दुनिया में जो करना चाहे वो कर सकते। तो ये क्या सच है? तो प्रीस्ट ने कहा यस माय चाइल्ड, ये सच है बिल्कुल। तो वो लड़का उनसे पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बन जाऊँ, सबसे फास्टेस्ट रनिंग मेरी रहे पूरी दुनिया में। तो वो प्रीस्ट कहते हैं कि हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं तुमने देखा कि तुम लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे थे, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो लड़का कहता है कि सर, पर मेरे अंदर में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उस चावल के कंकड़ से भी कई ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस पूरी धरती में सबसे फास्टेस्ट रनिंग इंसान बन सकता हूँ। तो प्रीस्ट भी कुछ समझ नहीं पाए, सब बातें हो गई और सब वापस अपने घर चले गए। मैं आपको बता दूं, इस इंसिडेंट के ठीक 8 साल बाद वो लड़का इस पूरे धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बन गया। उसका नाम है कार्ल लेविस। पूरे धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बन गया वो उस इंसिडेंट के ठीक 8 साल बाद। कि उसके पैरालाइज्ड लेग थे, उसके राइट लेग में पोलियो था, वो पैरालाइज था, उसके बावजूद उसके नाम 3 गोल्ड ओलंपिक है। वो 3 गोल्ड जीत चुका है ओलंपिक्स में। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर, वही आपको आगे लेकर के जाता है। आपको कितने भी लोग आके बोले, जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये होता है ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको अपने मन में ठान लेना होगा कि हम जीतेंगे ही। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेकर के जाएगा। उस लड़के के सेल्फ कॉन्फिडेंस ने ही उसको 3 गोल्ड ओलंपिक जितवा दिए। उस लड़के के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उस पूरी दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बन सकता है, और वो 3 गोल्ड ओलंपिक जीत चुका है। तो सोचिए, एक चावल के कंकड़ जितना अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप इस पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। बस बात यह है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। और ये चीज तो बिल्कुल सही है कि स्किल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विल इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी विल पावर है, आपका स्ट्रांग है विल पावर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा अपना विल पावर अच्छा रखिए और अपने आप को कभी भी लो कॉन्फिडेंट फील मत करवाइए, और हमेशा कॉन्फिडेंस रहिए कि आप ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर का ही कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू एवरीवन।
हेलो एवरीवन, मैं जयेश केशरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्किल के साथ वापस आ गई हूँ। तो क्या आप अपना दिमाग को तेज करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका दिमाग जितना है उससे और ज़्यादा तेज चले, पर अभी आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने हमें जितना दिमाग दिया है उससे ज़्यादा तो हमारा नहीं चल सकता और बढ़ भी नहीं सकता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एक्सरसाइज जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे आप अपना दिमाग को और तेज कर सकते हैं। आपका दिमाग 2, 3, 4, 10 गुना और तेज चलना शुरू हो जाएगा। वो कुछ एक्सरसाइज आपको डेली करनी होगी। और ऐसा होता है कि भगवान ने जो हमें हाइट दी होती है वो हम कभी नहीं बदल सकते। जो कलर हमें भगवान से मिलता है वो हम कभी नहीं बदल सकते, पर जो हमारा दिमाग है इसे हम ज़रूर और बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही सुपर कंप्यूटर के बारे में बताने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सुपर कंप्यूटर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है यूएसए के पास हो या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री आप सोच रहे होंगे, बट जो सुपर कंप्यूटर है वो है हमारा दिमाग। हमारे सर में जो दिमाग है उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर इस पूरी धरती में नहीं है। हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, उसमें हेल्प करते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ जिससे आपका ये जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, ये और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। आप जो ये एक्सरसाइज अगर डेली करना शुरू कर दें तो आपका जो न्यूरॉन्स है वो बढ़ना, मतलब कि आपके न्यूरॉन्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, और जो आपके ओल्ड न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स आपके पहले के हैं वर्क नहीं कर रहे थे, वो फिर से शुरू हो जाएंगे काम करना। और जो भी लोग मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप 40 साल के हो चुके हैं, 40 साल से ऊपर के, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक संकेत है। यहाँ पे आपको मैं ये बात बताने जा रही हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेस डेली करने शुरू कर देने चाहिए आज से, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हर साल जब आप 40 उम्र को क्रॉस कर देते, 40 ईयर्स जब आप क्रॉस कर देते हैं, आपका एवरी ईयर 1% दिमाग काम करना कम कर देता है। और अगर आज आप इस एक्सरसाइजेस को करना शुरू कर देते हो, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जो न्यूरॉन्स, आपके जो ओल्ड ब्रेन न्यूरॉन्स थे, वो सब काम करना शुरू कर देंगे और आपके जो न्यू न्यूरॉन्स है वो और आने शुरू हो जाएंगे। और जो एक्सरसाइज हम अपने ब्रेन के लिए करते हैं उसे हम न्यूरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। आपको न्यूरोबिक एक्सरसाइज इसलिए करना है ताकि आपके ब्रेन के बीच में न्यू पाथवेज बने, जिस वजह से न्यू न्यूरॉन्स पैदा हो पाए, और आपको अपने दिमाग को चैलेंज करना है। आप जो काम करते हो उसको ऐसे करना है कि आपका ब्रेन पूरा का पूरा चैलेंज हो जाए। तो फर्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो है आप चेस खेलना शुरू कर सकते हैं। चेस खेलने से आपको ये बेनिफिट है कि आप जब खेलने बैठते हैं ना, तो आप आगे की कम से कम 10 से 15 मूव सोच लेते हैं, अपनी भी और सामने वाले की भी, कि मैं क्या चलूंगा तो सामने वाला क्या खेलेगा, मैं क्या खेलूंगा वो क्या खेलेगा। आप 10-15 मूव आगे की सोच रखते हैं, जिस वजह से आपका ब्रेन सेल कंटिन्यू मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। मैं भी एक नेशनल चेस प्लेयर हूँ। मैं चेस खेलना इसलिए शुरू की ताकि मेरा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे और मेरे ब्रेन सेल्स हमेशा वर्क करते रहे, मेरा दिमाग बहुत तेज हो जाए। इस वजह से मैंने चेस खेलना शुरू किया। एक और न्यू एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज नहीं, अगर आप इसे गेम की तरह लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। आप अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए या हेडफोन लगा लीजिए, खूब तेज गाना शुरू कीजिए और आपके घर के किसी भी इंसान को बोलिए कि वो आपसे बात करे उतना देर। 10 मिनट आप वो खूब जोर से गाना सुनिए और उसे बोलिए कि वो आपसे बात करे, और उसकी बातचीत का आप ट्राई कीजिए कि उसकी आप लिपसिंग से समझ जाएं कि वो क्या कहने चाह रहे हैं। एक बहुत कमाल की एक्सरसाइज, अगर आपको मैथ्स पसंद है या नहीं भी पसंद है, फिर भी आप जब वॉक करते रहते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, आप वॉक करते रहते हैं, तो अपने माइंड में मैथ्स कैलकुलेशन सॉल्व करना शुरू कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर मैथ्स का कैलकुलेशन अपने माइंड में करना शुरू कर दीजिए। और न्यू स्किल्स लर्न करना आज ही शुरू कीजिए। हम ऐसे सोचते कि हमारा 12th हो गया, कॉलेज हो गया, बस अब हम सब कुछ जीत गए। बट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज का देखें, वहाँ के लोग जब अपने कॉलेजेस और स्कूल्स कंप्लीट करते, शाम में जैसे वो फ्री होते हैं,
वो गिटार क्लासेस जाते हैं, वो न्यू न्यू चीज़ सीखने जाते हैं ताकि उनका ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क करे। क्योंकि जब हम कुछ ऐसी चीज़ को सीखते हैं जो हमें नहीं आता, तब हमारा दिमाग और तेज़ होता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान रहता है, हम एकदम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, हम उसको सीखने की और जानने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चेस गेम खेल सकते हैं, उसी प्रकार के कई स्ट्रेटेजी गेम आते हैं, जैसे कि सोडुकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब बहुत सारे गेम हैं जो आप खेल सकते हैं। इससे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि ये है, इसमें ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क करना शुरू हो जाएगा। आप जब भी अगर आपको टाइम मिले, आप फ्री रहे, तो हर दिन कम से कम 5 मिनट अपने लिए निकालिए और स्लो म्यूज़िक, एकदम लोफी म्यूज़िक को अपने कान में लगाइए और खूब तेज़ वॉल्यूम में सुनिए और गाइए भी साथ में। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे ब्रेन को बहुत सुकून देता है, बहुत आराम देता है, आपके मन को पूरा वो फ्रेश कर देता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करना है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप सोचते होंगे कि मैं ये जगह घूमने जाऊंगा, मैं वो जगह घूमने जाऊंगा, तो आज ही उसके बारे में आप दिमाग में विचार बनाना शुरू कर दीजिए। इमेजिन कीजिए कि मैं उस जगह में हूँ, मैं उस जगह को फील कर रहा हूँ, उस जगह को एंजॉय कर रहा हूँ, और उसके बाद आपके ब्रेन में जो असर पड़ेगा और जो आपके लाइफ में असर पड़ेगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इन सभी ब्रेन एक्सरसाइज को अगर आप डेली करते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने ब्रेन के लिए आप डेली वर्क करते हैं, तो आपका ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, इफेक्टिवली वर्क करेंगे और आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ये 7 गोल्डन टिप्स जो कि वॉरेन बफेट ने दी थी, ये हम सभी के काम बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होएगा शेयर मार्केट में। थैंक यू एवरीवन। इस दुनिया में कुछ भी पाने के लिए कुर्बानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं जेश शर्मानी आप सभी के सामने एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, एक बहुत शानदार स्टोरी लेकर के वापस आ गई हूँ। तो इस दुनिया में कुर्बानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने भी लोग देख रहे हैं आज सक्सेसफुल हैं, उन सब ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया ही है। तो हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। अगर मैं किसी को कहूँ कि ये जहर है, इसे पी लीजिए, आपके स्वर्ग की टिकट पक्का है, तो क्या वो पिएगा? तो जवाब है नहीं। वो इसलिए नहीं पिएगा क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं होएगा। अब इंसान को स्वर्ग जाना भी है और मरना भी नहीं है, तो स्वर्ग वो जाएगा कैसे? क्योंकि वो इंसान को मरना ही नहीं है। तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना ही होगा अगर कुछ हासिल करना है। तो साइना नेहवाल, जब उन्होंने फर्स्ट अपना ओलंपिक का मेडल जीता ना, तब वो घर में जाकर के क्या किया आप जानते हैं? वो लड़की बैडमिंटन खेलती है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। वो लड़की जब अपने घर गई, ओलंपिक मेडल जीत कर गई, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। 6 साल से वो लड़की पिज़्ज़ा को देखी तक नहीं थी, पिज़्ज़ा खाई तक नहीं थी, और वो जैसे ही ओलंपिक जीती, वो घर जाके सबसे पहला काम की, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और खूब मन से खाया, बिना कुछ सोचे समझे खाई खूब। तो कुछ ना कुछ उसको लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ा था। आपके लाइफ में भी आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नंबर है तो कैटरीना कैफ से मिलिए, उसको आप 4 रसगुल्ला खाने बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगी अगर वो खा ली तो। आप उसको 1 करोड़ पे कीजिए, शी विल नॉट ईट इट, शी विल नॉट ईट इट 4 रसगुल्ला इफ यू विल पे 1 करोड़ रुपीज, क्योंकि उसको पता है वो उसके प्रोफेशन के लिए अच्छा है ही नहीं। आप उसको 1 करोड़ भी देंगे ना तो वो 4 रसगुल्ले बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि वो उसके प्रोफेशन को सूट नहीं करता है।
इस धरती में सबसे बड़ा त्याग है स्वाद का त्याग करना। जो इंसान स्वाद का त्याग कर लिया ना, वो बहुत है। अब जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को देखते हैं ना, सुप्रीम सैक्रिफाइस है सबका। सब ने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, पूरा स्वाद को त्याग दिया उन्होंने। सिर्फ नपातुला खाते हैं, उबला खाते हैं। जितने भी आप लोग देख रहे हैं इतने फिट, सिर्फ सुप्रीम सैक्रिफाइस और कुछ भी नहीं है इस धरती में। जो इंसान ना स्वाद का त्याग कर दिया ना, मतलब बहुत बड़ी बात है वो। आज मैं आपको 4 लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में बिना कुछ सोचे समझे। पहली फोटो आप जो देख रहे हैं ये सचिन तेंदुलकर की है। ये फोटो उस इनिंग की है जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके ठीक 2 दिन बाद वो खेल रहे थे केन्या के खिलाफ और उन्होंने 140 रन मार दिए केन्या के खिलाफ। 2 दिन पहले उनकी फादर की डेथ हुई और वो 2 दिन बाद आके फील्ड में खेल रहे हैं। सुप्रीम सैक्रिफाइस, अपनी फैमिली को छोड़ करके यहाँ खेल रहे हैं आकर के, और 140 रन मार गए केन्या के खिलाफ। सैक्रिफाइस। आप ये जो दूसरी फोटो देख रहे हैं ये है विराट कोहली की। इनके फादर की बॉडी घर पे रखाई और ये दिल्ली में आकर के रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं केरला के खिलाफ। जिसके फादर की बॉडी घर पे रखाई और ये दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं केरला के खिलाफ। सोचिए, सुप्रीम सैक्रिफाइस। आप ये जो तीसरी फोटो देख रहे हैं अनिल कुंबले की, इनका पूरा जबड़ा टूटा हुआ है। बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जॉ टूटा हुआ है। आज आपको थोड़ा सा बुखार हो जाए, थोड़ा सा उंगली में कट आ जाए ना, आप प्लान दिखाने नहीं जाएंगे। अगर आप एक नेटवर्किंग वाले हैं तो नहीं जाएंगे, बट उसके पूरा जबड़ा टूटा हुआ फिर भी वो खेल रहा है अपने देश के लिए। और आप ये जो चौथी फोटोग्राफ देख रहे हैं ये है युवराज सिंह की, जिसको कैंसर है, डायग्नोस है, उसको पता है कि उसको कैंसर है, बट वो फील्ड में खेल रहा है अपने देश के लिए। अपने बॉडी को बिना कुछ सोचे समझे खेले जा रहे हैं। सुप्रीम सैक्रिफाइस। अगर आपको सैक्रिफाइस करना है ना, तो सबसे पहली चीज़ है आप टीवी को आप सबसे पहले सैक्रिफाइस कर दीजिए, देखना ही बंद कर दीजिए। वो आपके दिमाग को ना पोलियोग्रस्त बना दे रहा है। वो जैसे जैसा कर रहा है वैसे वैसे आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हम वेब सीरीज देख रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे पूरी कंटेंट। उसमें क्या कंटेंट है जो आपकी लाइफ में काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। बट आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सब आपके लाइफ में कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके बहुत सारी इंडिया में लेडीज़ हैं, मदर्स हैं, जो कि सीरियल के आगे बैठी हुई हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा इंसान है ना उस पूरे परिवार का, वो तो उसकी डेथ हो चुकी है। और जो 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं उसमें खंजर उठाने में और खंजर मारने में ही 8 एपिसोड निकल जाता है। क्या है ये सब? आपके लाइफ में सब कुछ भी काम नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ तो आप टीवी को सैक्रिफाइस कर दीजिए, देखना ही बंद कर दीजिए। ऐसी चीज़ देखिए जो कि आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगी, जो आपको हेल्प करेगी। जो आप बनना चाहते हैं उस बारे में देखिए, उस लोगों के बारे में देखिए, तब आपको मोटिवेशन आएगा, आप कुछ कर पाएंगे। ये सब फालतू वेब सीरीज जिसमें गंदे गंदे गालियाँ, आप वेट कर रहे हैं, हाँ इतने देर से कोई गाली नहीं दी, अब देता ही होगा। ये सब आपके लाइफ में कुछ भी काम नहीं आने वाला। सिर्फ आपकी मेहनत, लगन और अच्छी चीज़ में आपका दिमाग, सिर्फ यही आपके लाइफ में आगे ले जाएगा आपको। तो अपनी मेहनत करते रहिए और अपने एम में पूरा फोकस कीजिए। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं जयेश केशरवानी और मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। इस दुनिया में सब लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, वाई मी? मैं ही क्यों? मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों? मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूँ
कि महान लोग अस्पताल में पैदा नहीं होते, वो अपने चॉइस से महान बनते हैं। महान लोग अस्पताल से घर नहीं आते, वो घर में रहकर, सीख कर और स्किल्स क्वालिटी को डेवलप करके महान बनते हैं। तो ये पूछना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि पूछिए ये कि हाउ कैन आई बीट दिस। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट टेंशन लेने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वाई मी ये क्वेश्चन करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये आपको एक हीन भावना में ले जाता है कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को ये डांट पड़ती है यहाँ पे, मेरे घर वाले मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये सब छोड़ दीजिए सोचना और सिर्फ ये सोचिए कि हाउ कैन आई बीट दिस। एक किसान था जिसने फसल लगाई, ठीक टाइम पे फसल लगाई, बिल्कुल ठीक टाइम में पानी दिया, ठीक टाइम में धूप बरसात, सब चीज़ परफेक्ट था। अगले दिन उसकी धान कटाई का समय था, अगले दिन वो धान कटाई करने वाला था और ठीक एक रात पहले ओले पड़ गए, पूरी फसल उसकी खराब हो गई। वो अगले दिन देखा और रो रहा था, भगवान को पूछा वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो ऊपर से भगवान का जवाब आया कि इट्स अ लॉस, कभी कभी तुम हार भी सकते हो, ये एक लॉस है तुम्हारे लिए। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वाई मी, मैं ही क्यों, ये सोचना बंद कीजिए। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रही हूँ। ये जो वाई मी वाला सेंटेंस है ना, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि वाई मी वाला सेंटेंस हमको यूज करना ही नहीं चाहिए। एक आर्थर एश नाम के टेनिस प्लेयर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये कि ये बात को कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इनका एग्जाम्पल आपको सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हाँ, इस दुनिया में पूरे एक साल में 4 बेस्ट वो थे टूर्नामेंट्स टेनिस की दुनिया में, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। और आर्थर एश ने इनमें से 3 तो जीत ही चुके हैं अलग अलग ईयर्स में। वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये तीनों के वो विनर रह चुके हैं। बहुत ही कमाल के टेनिस प्लेयर थे, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध, इतने फैन फॉलोइंग इनकी कि सोच ही नहीं सकते। 36 ईयर्स की जब इनकी एज थी तो इन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी कराई। बहुत टाइम पहले की बात है ये, तो उस टाइम उतने प्रोटोकॉल्स नहीं होते थे कि जब भी ब्लड किसी भी इंसान की बॉडी में डाले जाते थे तो कुछ भी ब्लड की चेकिंग नहीं कराई जाती थी। तो उस टाइम इतनी प्रोटोकॉल्स नहीं रहते थे कि उस ब्लड को अच्छे से प्यूरिफाई कर सके, अच्छे से चेक कर सके। तो आर्थर एश ने जब 36 ईयर्स ओल्ड में हार्ट सर्जरी कराई तो उसने अपने पूरी बॉडी में ब्लड पास करवाया, एक नया ब्लड डलवाया। और हुआ ये कि वो ब्लड में HIV था और आर्थर एश HIV पॉजिटिव हो गया। अब वो ये बात को छुपा के रख रही थी कि HIV एड्स का तो बिल्कुल कोई है ही नहीं वो बचाने का तरीका, इसकी तो कोई दवाई ही नहीं निकली कि HIV एड्स से बच सके। तो ये बात को आर्थर एश सिर्फ छुपाए कर रहे थे, बट ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं। और जब ये बात पूरी दुनिया में पता चली तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया कि आर्थर एश, जो कि इतने जाने माने प्लेयर है टेनिस के, उनको HIV पॉजिटिव हो गए हैं। क्योंकि HIV की तो कोई दवाई ही नहीं है बचाने के लिए। उनकी जितनी फैन फॉलोइंग थी, उनके जितने चाहने वाले लोग थे, वो सब उनको लेटर्स लिख रहे थे कि हम चाहते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाए, सब चीज़ ठीक हो जाए, सब विश भेज रहे थे अच्छे। और आर्थर एश इतने वीक हो चुके थे ना कि वो किसी के भी लेटर का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। वो बच्चा था 15 साल का जिसने आर्थर एश को एक लेटर लिखा था और उस लेटर का जो आर्थर एश ने रिप्लाई किया वो आज भी विंबलडन के टेनिस कोर्ट में ग्रेनाइट के पत्थर में छपा हुआ है। तो वो बच्चा उसको लेटर में लिखता है आर्थर एश को कि हेलो सर, आई एम योर बिग फैन, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं जब भी भगवान से मिलूँगा ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगा कि उन्होंने आपको इतनी कम उम्र में
इतनी गंदी बीमारी, इतनी भयंकर बीमारी क्यों दी। और इसका रिप्लाई आर्थर एश ने किया। आर्थर एश ने किसी के भी लेटर का रिप्लाई नहीं किया, पर इस 15 साल के बच्चे का रिप्लाई उसने किया। तो जो आर्थर एश का रिप्लाई था उस बच्चे को, वो रिप्लाई ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सिखा सकता है वो रिप्लाई। और वो रिप्लाई आज भी विंबलडन के कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल कोर्ट टेनिस में आज भी वो ग्रेनाइट के पत्थर में छपा हुआ है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है टेनिस खेलेंगी जो, वो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखे और हमेशा सीखे। तो आर्थर एश उस 15 साल के बच्चे को रिप्लाई में लिखते हैं कि हेलो माय चाइल्ड, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए तुम ये बात कह रहे हो कि तुम भगवान से जब भी मिलोगे तो पूछोगे कि उन्होंने मुझे ये बीमारी क्यों दी। पर मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, और ये बात तुम बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस पूरे दुनिया में कम से कम 50 मिलियन लोग हैं जो कि टेनिस खेलना चाहते हैं, और उन 50 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं जिनको ऐसा सुनहरा अवसर मिलता है कि वो रैकेट को पकड़ पाए। और उन 5 मिलियन लोगों में से सिर्फ 5 लाख लोग ही ऐसे रहते हैं जिनको टेनिस खेलने का अवसर मिलता है यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की तरफ से। उन 5 लाख में से सिर्फ 50,000 ही ऐसे लोग रहते हैं जो कि टेनिस प्रोफेशनली खेल पाते हैं, और उन 50,000 में से सिर्फ 5,000 ही ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जो कि फुल टाइम प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं। और उन 5,000 में से सिर्फ 500 प्लेयर, मतलब 500 लोग ही ऐसे रहते हैं जो कि विंबलडन खेलते हैं, और उन 500 में से सिर्फ 4 लोग रहते हैं जो कि सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, और उन 4 में से सिर्फ 2 फाइनल पहुंचते हैं, जिनमें से किसी एक को ये सुनहरा अवसर मिलता है कि वो उस कोर्ट में फर्स्ट की ट्रॉफी को लिफ्ट कर पाए। जब भगवान ने मुझे 3 बार ये अवसर दिया कि यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन ओपन, इन तीनों में मैंने कप को लिफ्ट किया, तब तो मैंने नहीं पूछा भगवान से कि मुझे ही क्यों। तो आज जब उन्होंने मुझे ये बीमारी दी है तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि मुझे ही क्यों।